हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे का पिछला पेपर, जो कि अभी तक हुए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे वो 2018 के हों या फिर 2019 की वैकेंसी के हों, उन सबको हम लगातार सॉल्व करा रहे हैं और एक दो पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और आज का हमारे पार्ट नंबर तीसरा होगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस किस लेवल के हमें क्वेश्चन पूछना है और कौन कौन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि जैसे आप तैयारी इसी लेवल पे करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या जिन पे आपको डाउट रहता है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपके सारे डाउट और जो डर रहता है पेपर के प्रति वो भी खत्म हो जाएगा। तो जितने भी पेपर हुए हैं 18-19 के सारे पेपर कराएंगे, भले ही उसमें 100-200 जितने भी पार्ट्स आएंगे हम लगातार इसको कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, रेलवे की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेटोमैटिक। यानी कि जो एक ऊतक होता है ये पौधों में पाया जाता है, पौधों की बात हो रही है, जो ऊतक हैं जितने भी, तो ये मेरिस्टेटोमैटिक जो होता है वो पाता है जो कि ऊतकों का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्लेन कायमा। सेक्लेन कायमा क्या होता है कि जैसे नारियल की जटाओं वगैरह में पाया जाता है, ये उसको मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है सेक्लेन कायमा। ठीक है, ये एक ऊतक है। अगला वहीं पर कोलेन कायमा क्या उनसे ऊतक होता है, ये पौधों को लचीला बनाता है, जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है पौधों के अंदर, लचीला हो जाता है। पैरेन कायमा क्या है, अब पैरेन कायमा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि जिनमें से आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पैरेन कायमा का क्या काम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, क्वेश्चन लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है एक डैश डैश एक हाइड्रोजन है, तो इनमें से कौन सा एक हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का जो नाम होता है शॉर्ट, वो क्या बोलते हैं, क्लोरीन, Cl होता है। तो अब मैं लिख देते हैं यहाँ पर Cl। कितना होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 17। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है इसका 17। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, अगला है यहाँ पर कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है। यानी कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है, जहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये है कहां पर विक्टोरिया मेमोरियल, ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री कौन है, तो अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताना है। मैं हिंट के लिए बता दूं कि वहां पर कोई लेडीज महिला है जो कि वहां पर मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में। आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें देखो कह रहा है, अगला देखो इसमें कहा जा रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, यानी कि जो बल है वो बताना है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास, F इक्वल होता है ma, और A क्या होता है, A की वैल्यू होती है यहाँ पर देखो, ये लिखा है A2, ये A1 लिखा है और ये लिखा है A2, या ऐसे कर लो, ये V1 है और V2 है। तो 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी कि V2 माइनस V1 करेंगे तो 17 में से 5 गया तो 12 आएगा। 12 और A की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसका डिवाइड कर देते हैं हम टाइम से, जो भी टाइम दिया होता है 6 सेकंड, तो 6 से 12 यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 2। फार्मूला में F इक्वल ma होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डायरेक्टली कि F इक्वल ma, और A कितना आया हमारे पास, A आया था, अभी M तो 100 दिया ही दिया है, गुणे में कर दो। A की वैल्यू कितनी थी, 2 आया था, तो यहाँ पर लिख दो 2, सॉरी 2 लिख दो यहाँ पर, और इक्वल में आ जाएगा 100 गुणे 2 यानी कि 200। ठीक है, क्या, न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो आंसर हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लेते चल रहे हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। इसमें कहा जा रहा है एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। तो पहले स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, कथन, फिर आगे नीचे तर्क की बात करेंगे। तो पहले देखो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर कथन में कहा जा रहा है कि क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कहना चाहता है कि बिजली हमारी कम खपत हो, उसका यूज कम हो, बिजली का वो बर्बाद कम हो, कहने का मतलब यूज कम हो, तो इस वजह से हमें हर घर में सौर ऊर्जा लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा हो जाएंगे तो बिजली जो खपत है वो कम हो जाएगी। अब आते हैं तर्क क्या दिया गया है,
तर्क में यहाँ पर कहा जा रहा है हाँ, ये बात, हाँ का मतलब है कि ये बात सही है जो बोला गया है। इससे क्या होगा, संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो होता है उसमें कोई पर्यावरण नहीं होता है। जो सौर ऊर्जा से लगाते हैं अपने घरों में सोलर पैनल, उससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। तो ये बात तो सही बोली जा रही है, तो पहला वाला सही बोला जा रहा है। अब देख लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसके खिलाफ कर रहा है, कि जो सेंटेंस है ये नहीं मानेंगे। नहीं, क्यों? पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना सभी घर इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। यानी कि देखो, कह रहे हैं कि पैनल इतने महंगे आते हैं कि सभी घर इनको नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर बात हो रही है फिलहाल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए। ये नहीं बोला गया कि बिजली की आवश्यकता को खत्म करने के लिए, कि बिजली ही ना कोई यूज करे, ऐसा नहीं है। सोलर पैनल मान लो, अगर मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से अगर 80 लोगों ने लगा लिया, तो 20 लोग जो हैं अगर बिजली भी उपयोग करेंगे, तो जो 80 लोग यूज कर रहे थे बिजली का, इनकी बचत तो हो जाएगी ना। तो कुल मिला के यहाँ पर कह रहा था कि जो बचत है इसकी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी घर की बात तो हो भी नहीं रही है। यहाँ पर कह रहा है कि कम कर सकते हैं बिजली की आपूर्ति को। कम कैसे होगा, कि जहां पर जो लोग कम खपत करेंगे, इसकी कम उपयोग करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोग सोलर पैनल ले ले जो ले सकते हैं, और बाकी लोग ये लाइट का यूज करेंगे, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही, यानी कि पहला वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, तर्क केवल पहला ही मजबूत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखो, अगला है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। यानी कि अगर मान लो हमारी ये अर्थ है, इसके नीचे जो ऊष्मा है, हीट है, इस हीट को हम क्या कहते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकल पाती ये ऊर्जा, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यानी कि जमीन की जो तापीय ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। समझ गए आप? आगे देखो नेक्स्ट, तो जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म ऊर्जा तो आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, जो कि जीवाश्म ईंधन जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे प्राप्त होती है। अगला देखो, और ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है? ज्वारीय ऊर्जा आप जानते होंगे कि जब ज्वार भाटा आता है, वहां पर समुद्र से उठने वाली जो लहरें होती हैं, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, उनको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा के रूप में बोल देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, परमाणु ऊर्जा तो आप जानते हैं, जो परमाणु से विद्यमान होती है, परमाणु से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर आगे हम समझेंगे। तो देखो, स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कथन में, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग जब हम करें तो बहुत सतर्कता के साथ हम करें, एक्टिव होकर के करें, ये कहना चाहता है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते। अगर ऐसा है कि हमें सतर्क रहना है ड्राइविंग के समय, तो आलसी लोग जो हैं वो ड्राइविंग ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिन्हें आलस आता है वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी को आलस रात में ज्यादा आता हो, किसी को 10 बजे नींद आ जाती होगी, तो क्या वो गाड़ी ही नहीं चला पाएगा? 10 बजे के पहले तो चला सकता है ना गाड़ी, दिन में चला सकता है। हो सकता है रात को उसको आलस आता है तो दिन में तो चला ही लेगा। या किसी किसी को क्या होता है कि दोपहर में नींद आती है, तो दोपहर में न चला करके सुबह शाम गाड़ी चला सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि जो आलसी व्यक्ति है वो गाड़ी ही नहीं चला पाता, ये गलत बात है। तो ये अनुसरण नहीं करता है। अब वहीं पर देखते हैं, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कब? जब ड्राइविंग करते हैं, यानी कि जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्यों सतर्क रहना पड़ता है? क्योंकि हमें दुर्घटनाएं थोड़ी ना करनी है, दुर्घटनाओं को रोकना है। अगर हम सभी एक्टिव होकर के चलाएंगे, सही ढंग से चलाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी, इनको हम रोक सकते हैं दुर्घटनाओं को। तो ऑप्शन ये सेकंड वाला सही बोला जा रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो पहली बात तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर में क्या विद्यमान होता है, मैं फार्मूला ही लिख देता हूं, CaO और ये होता है Cl2। कहीं कहीं पर आप ऐसे देखेंगे कि CaO लिखा होगा और ये ब्रैकेट के अंदर होता है, तो बात वही है, CaO Cl2। मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूं, CaOCl और 2 ये होता है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा होता है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी आप देखेंगे तो उसमें से बताना है कि हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप के रूप में हम जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला देखो यहाँ पर कहा जा रहा है द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड डैश, यानी कि ऐसे थिंग्स, ऐसी चीजें जो खुद की लाइट होती है जिनके पास, उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो सन, सूरज में क्या होता है, खुद का तारा खुद का प्रकाश होता है। और जैसे होता है स्टार, यानी कि जो तारे होते हैं उनमें खुद का प्रकाश होता है, ये किसी और से प्रकाश लेते नहीं है, खुद ये बनाते हैं अपना प्रकाश। तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। अब वहीं पर देखो एक चीज और भी होती है, वो क्या है कि यहाँ पर देखो एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें से पूरी तरह से प्रकाश आर पार ना जा सके, यानी कि जिसके हम आर पार पूरी तरह से न देख सके, थोड़ा धुंधला सा देख सके, यानी कि प्रकाश इधर से इधर तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब जिनके पास खुद की लाइट होती है। वहीं पर देखो ट्रांसपेरेंट्स लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट में जिसके हम आर पार दे सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे कि मान लो कि खिड़की का लगा हुआ शीशा होता है, हम उसके आर पार देख पा रहे होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। एक होता है देखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये दूसरी चीजें होती है जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर ये भी आप समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ कि चारों आप समझ गए होंगे। अब कभी अगर ये ना छोड़कर कोई और पूछा जाएगा तो भी आप बता ले जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन में सुंदरबन डैश का घर है, यानी कि सुंदरबन किसका घर माना जाता है, तो ये माना जाता है रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं सुंदरबन है कहाँ पर, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में भी है, और इसके साथ साथ कुछ जो इसका हिस्सा है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश। तो दोनों के बॉर्डर में पड़ता है सुंदरबन का। ये एक प्रकार का क्या है, डेल्टा है। समझ गए। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये नदी आती है यहाँ से, और यहाँ से ये आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है, ऐसे करके यहाँ पर मिल जाती है। तो मिट्टी वगैरह कुछ यहाँ पर जो छोड़ती हैं, जो साथ में बहा कर लाती हैं, उससे क्या डेल्टा का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन भी है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इमेज के तौर पर, पिक्चर में। तो देखो ये है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये बहुत सारे रंग बिरंगे जो हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत ही हरे भरे। ये जो आप इसकी ऊंचाई देख पा रहे होंगे ना इन पेड़ों की, इससे भी ज्यादा गहरी इनकी जड़ें होती है, जो कि दूर दूर तक पानी में फैली होती है। यानी कि ये जो होते हैं, ये मिट्टी कीचड़ में होने वाले पौधे होते हैं, और इनको जल की आवश्यकता, यानी कि नमी की आवश्यकता बहुत होती है। तो हमेशा ये ऐसी ही जगहों पर होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब देखो इसकी एक इमेज में आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि ये पेड़ है यहाँ पर, देखो कई टाइप के। अब इसके साथ साथ देखो पानी की सतह अभी यहाँ तक है, कुछ दिनों पहले यहाँ तक रही होगी, क्योंकि मिट्टी आप देख पा रहे होंगे ये आसपास। ठीक है। तो ये मिट्टी क्या होती है, ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जो कि नदियों द्वारा लाकर बहाकर लाई गई होती है। और इसमें से देखो यहाँ पर गीली मिट्टी होती है ना, कीचड़ होता है। इसी कीचड़ में क्या होता है, बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो होते हैं। जैसे मान लो कि केकड़ा होता है। अब केकड़ा क्या होता है, काफी महंगा बिकता है, खाने के काम आता है, लोग खाते भी हैं उसको। तो यहाँ के आसपास के गांवों में जो लोग रहते हैं वो इन्हीं पर इनका जीवन निर्भर हो जाता है। ये आते हैं यहाँ के केकड़े ढूंढते हैं, या अन्य प्रकार के जो जीव हैं उनको एक एक इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उनको भरते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, जिससे इनकी रोजी रोटी भी चलती है। साथ साथ मछली वगैरह भी पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर, इनका जीवन यापन कुछ इसी प्रकार से चलता है, जलीय जीवों से ही चलता है। तो आप समझ गए होंगे लगभग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में देखो कहा जा रहा है द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन डैश फ्लोज इनटू देम काजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। जैसे आप जानते होंगे कोई भी पत्ती होती है, तो जैसे मान लो कि ये एक पत्ती है, समझ लो थोड़ी देर के लिए ऐसे करके। इस पत्ती में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जो कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं पोर्स। ठीक है। इसमें तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे से होते हैं, और इसी में होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब कि कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसको घेरे रहती चारों तरफ से, यहाँ पर एक होता है पोर्स। ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, गार्ड सेल स्वेल व्हेन, यानी कि इनमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फूल जैसे जाते हैं, जब इनके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, और यही पानी
बाहर निकलता है ओस के रूप में, तो गार्ड सेल्स करती हैं। तो यही बोला जा रहा है इसके अंदर होता क्या है, तो ये होता है वाटर, जो कि नीचे से लाया जाता है। किससे लाया जाता है, हमने एक बार बताया था पहले वीडियो में, अगर याद हो आपको, कि कोई भी अगर पेड़ होता है यहाँ पर, पेड़ की जड़ों से जो लाने का काम करता है, कौन सा ऊतक होता है, उसको हम बोलते हैं जाइलम। जो पेड़ की जड़ों से जल को पूरे पेड़ में लाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं जाइलम। और अगर बने हुए खाना को जो पत्तियों पर बनाया जाता है, पूरे फूड को सप्लाई कौन करता है पूरे पेड़ में, वो करता है फ्लोएम। याद रखना, ये पूछा गया है क्वेश्चन दोनों जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वाटर। आगे देखते हैं, अगला कहा जा रहा है इसमें, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, यानी कि 3 कक्षाएं होती हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो की बाहरी सेल में। तो ये कौन सा हो सकता है, तो देखो ऐसा क्या हो सकता है कि 2 8 8 इस फॉर्म पे हम भरते हैं, इनकी कक्षा को वितरित करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में 8 है, कक्षाएं कितनी 1 2 3, तो इसका मतलब 8 कक्षाएं हैं, और 8 का मतलब लास्ट वाला पूरी तरह से भरा हुआ है। जब पूरी तरह से भरा हुआ था तो लास्ट का ही यहाँ पर होता है जो हमारा समूह होगा, ये लास्ट वाला होगा, जो कि अक्रिय गैसों का होता है सबसे किनारे। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहां पर आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें किनारे साइड पे मिल जाएगा जो समूह मिलेगा, ठीक है। उसी में बोला जा रहा है ये कौन से नंबर का है, तो पहला दूसरा तीसरा। क्यों, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा इसमें 3 ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। हीलियम, नियॉन और आर्गन, तो आर्गन कहाँ आता है, यहाँ पर आएगा। सबसे पहले पे आता है हीलियम, फिर आता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके आता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है आर्गन। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसमें कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर्स, जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक हैं, आर प्लेस्ड इन पीरियड, कौन से पीरियड में रखे गए हैं। तो देखो मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो पहला हमारा पीरियड है, उसमें हाइड्रोजन आता है, किनारे की तरफ हीलियम आता है, आता है। आगे इसमें क्या आता है, यहाँ पर आता है लिथियम, लिथियम से लास्ट में यहाँ पर सबसे बाद में क्या आता है, नियॉन आता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो बात हो रही है वो तीसरे नंबर पे आता है क्या, Na, क्योंकि 11 का इसका होता है, Na होता है, सोडियम होता है। तो 11 से लेकर, यानी कि सोडियम से लेकर के लास्ट तक 18वें नंबर पे जो भी आता है, यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन आएगा। तो यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इस समूह को पूरा पूरा। तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखो पहला समूह, दूसरा समूह और ये तीसरा, तो पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि तीसरा। माफ करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं पीरियड, इधर वाले को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी वस्तु का भार, मास जिसको बोलते हैं, 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार यानी कि वेट क्या होगा अगर जी की वैल्यू इतनी है। तो आप जानते हैं कि जो भार होता है, ये भार मतलब F/m g होता है। तो m का मतलब क्या हो गया, मास, तो मास हो गया यहाँ पर 20, और g मतलब ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 9.8। दोनों का अगर गुणा कराओगे तो यहाँ पर आएगा 196.0। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 196 आएगा। तो 196 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर जो वो लगेगा, भार की बात हो रही है, वो न्यूटन पे ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के छोटे छोटे फार्मूले आप याद रखना, जैसे F इक्वल हमने बोला था mg, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर, काला क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित, यानी कि काली क्रांति हम किसको जानते हैं, किसके उत्पादन को, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन को हम काली क्रांति के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला कह रहा है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस, यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है, पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है, कौन सी लड़की है जिन्होंने सबसे कम उम्र में, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा जब तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ देगा। तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की थी, वो कौन थे, ये थे मलावत पूर्णा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो जिन्होंने दूसरी बार अर्जुन पुरस्कार, दूसरे नंबर पे जिन्होंने पुरस्कार जीता था अर्जुन पुरस्कार, वो कौन सी महिला खिलाड़ी थी, तो ये हो जाएंगे ओइनम बेबे देवी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा अब नहीं पूछा जाएगा, उस वक्त के हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए पुटअप कर दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डैश
एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट पौधा कौन सा है? तो एक बीजपत्री बात होती है इनकी, तो ये होता है लहसुन। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी जो गुलाब है, गाजर है और डेजी है, ये सारे के सारे एक बीजपत्री में नहीं आते हैं, दो बीजपत्री में आते हैं। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है, यानी कि गंध का एक सूचक है वो बताता है? तो ये गुलाब नहीं है, साबुन नहीं है और हल्दी नहीं है, ये लौंग के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं कि आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे आगे, पार्ट नंबर 4 जो हमारा आएगा उस पर हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप चले जाना, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। या फिर अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे जो भी हमने अब तक पेपर करवाए हुए हैं। और ये भी जो है, जो हम जितने पेपर करवा रहे हैं उसकी भी हम लिस्ट बनाएंगे, वहां पर ये सारे एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, क्या सीखने को मिला आपको? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी बात रखें, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे थे आप कमेंट सेशन में उनका जवाब दे सकते हैं, ताकि हम भी समझ सकें कि आप इसके प्रति कितने सीरियस हैं, अपनी जॉब के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमने बता ही दिया कि आपको कमेंट करके पूछ लेना है और हम आपको रिप्लाई देने की पूरी